नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 68वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम 19वीं सदी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध जो आंदोलन किए गए और उनको दूर करने का प्रयास किया गया, किस प्रकार इस समय पर जो सुधार किए गए, जो कि एक विकसित समाज बनाने की ओर एक पहल थी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। एक एक चीज़ को आप समझते जाइए। जो भी पॉइंट, जो भी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। हम देखते हैं सबसे पहले मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। किस प्रकार मुस्लिमों में व्याप्त रूढ़ियाँ थीं, उनको दूर करने के लिए करमुल्लापन यानी जो मुस्लिम धर्म में जो कि जिस प्रकार की कुरीतियाँ होती थी, उनको दूर करने के लिए इसमें हम देखते हैं कि जो कि किसी भी धर्म में मीडिएटर होते हैं, जो मध्यस्थता करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा जो कि उनके अनुयायी होते हैं, उनके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं और उनको कुछ सही भी होते हैं और कुछ गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से पट्टियाँ भी पढ़ाई जाती हैं। और इस प्रकार इसमें जो रूढ़ियाँ उत्पन्न हो चुकी थी, उनको दूर करने के लिए इस्लाम धर्म से कुछ व्यक्ति निकले, समाज सुधारक निकले, जिनके द्वारा यह प्रयास किए गए। और इन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चार प्रमुख जो कि सुधारवादी आंदोलन थे, जो कि मुस्लिम धर्म में निकल कर आए, इन आंदोलनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। मुस्लिम धर्म में व्याप्त रूढ़ियों, करमुल्लापन को दूर करने के लिए इस्लाम धर्म के लिए सुधारवादी आंदोलन किए गए, जो कि निम्नवत हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रथम जो आंदोलन है, उसमें हम देख सकते हैं कि वहाबी आंदोलन। इसके बारे में हम देखते हैं। कहीं से भी प्रश्न आता है, आपको केवल इन चीज़ों को याद रखना है जब भी आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे मैंने वहाबी आंदोलन की चर्चा की, तो वहाबी आंदोलन से संबंधित आप जानकारी लीजिए, यह किस समय पर घटित घटना थी, और थोड़ी सी इस प्रकार की जानकारी ले लीजिए कि इसमें क्या क्या सुधार किए गए। देखते हैं वहाबी आंदोलन का प्रयास 1702 से लेकर 1766 ईस्वी तक का, यानी हम देख सकते हैं कि यह आंदोलन बहुत ही विस्तृत था, बड़े तरीके से चला। 1702 ईस्वी से 1766 ईस्वी, यानी लगभग 64 वर्ष इस आंदोलन को समय लगा। और इस समय में इस आंदोलन की चर्चा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यह जो आंदोलन था वह भारत तक ही सीमित नहीं था, भारत के बाहर भी यह आंदोलन चल रहा था। वहाबी आंदोलन में हम देख सकते हैं कि बचीउल्लाह, जो कि भारत के बाहर से आया करते थे, उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया। और हम देखते हैं कि इसका प्रयास भारत में शहीद अहमद बरलवी ने किया। शहीद अहमद बरलवी द्वारा भारत में इसका प्रयास किया गया। इसके नाम को आप याद रखिए। वहाबी आंदोलन को मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। पुनर्जागरण की संज्ञा आप समझ चुके हैं। समाज में अगर अच्छी स्थिति चल रही हो और आगे बढ़ता है जब समाज, तो किसी भी रूढ़ियों के चलते जब समाज एक गहरी स्थिति में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते, सामाजिक सुधार जैसी कोई बातें नहीं होती, और हम देखते हैं कि लोग परिकल्पना करने लगते हैं कि हम पूर्व में कितने अच्छे हुआ करते थे, कितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जिया करते थे। और इस नीति के चलते जब कुछ समाज सुधारक निकल कर आते हैं, उनके द्वारा समाज में सुधारवादी कार्य किए जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए पुनर्जागरण काल पुनर्जागरण कहा जाता है। और हम देख सकते हैं कि यूरोप में जो पुनर्जागरण आया, उसमें हम देख सकते हैं कि जो भी लोग शासकों से और इस समय के जो ईसाई मिशनरी हुआ करते थे, उनके विरुद्ध यह चीज़ हुई थी कि जो पुनर्जागरण का काल आया था, जो भी रूढ़ियाँ थी उनको दूर कर कर एक विकसित एवं सामान्य समाज की स्थापना की गई थी, जो सभी प्रकार के वर्गों के बारे में सोचता था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत में जो 19वीं सदी में पुनर्जागरण काल आया, धार्मिक रूप से जो भी रूढ़ियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए लाया गया। इसमें समाज सुधारकों की बहुत ही अच्छी भूमिका थी, जिनके द्वारा यह कार्य किए गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि वहाबी आंदोलन मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यानी मुस्लिम धर्म में जो रूढ़ियाँ व्याप्त थीं, इन रूढ़ियों को कोई अन्य धर्म का व्यक्ति वो भी इस पर कार्य नहीं कर सकता था। अगर कोई कार्य करता तो धर्म विरोधी बातें उठने लगती। चूँकि इस धर्म से ही निकल कर कुछ व्यक्ति आए, जिनके द्वारा यह सुधारवादी बातें की गई, इसलिए वहाबी आंदोलन के लिए मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। इसमें इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, जो कि हम समझ ही चुके हैं।
तथा इसके साथ इस्लाम धर्म में सभी पवित्र ग्रंथों के समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। यहाँ हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार इनके जो धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, इन आंदोलनों में इस्लाम धर्म में सभी पवित्र ग्रंथों का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी वर्तमान समय में, इस समय का जो वर्तमान काल चल रहा था, उस वर्तमान काल में जो भी पवित्र ग्रंथ चल रहे थे, जिनकी टीचिंग्स ऐसी थी जो कि सामाजिक रूप से व्यवस्थित थी, उस व्यवस्थित टीचिंग्स को अपने धर्म में लाकर उसको एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया, ताकि इस्लाम धर्म में आपसी मतभेदों को दूर किया जा सके। जिस प्रकार इस्लाम धर्म में जो आपसी मतभेद हुआ करते हैं, यदि इन ग्रंथों का संकलन कर अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर एक समन्वय स्थापित किया जाए और समाज को एक ही दिशा में लेकर चला जाए, तो इस प्रकार हम इसको सुधार कर सकते हैं। और इसी प्रकार का कार्य इस समय पर जो समाज सुधारक हुए उनके द्वारा किया गया। आगे देखते हैं कि अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन को आप समझ ही चुके हैं। थोड़ा सा आप टाइम ड्यूरेशन याद रखिए और इसके जो प्रयास हुए उसको याद रखिए। अहमदिया आंदोलन के बारे में हम देखते हैं, यह जो निकल कर आया वह 1889 ईस्वी में 1989 ईस्वी में निकल कर आया। और हम देख सकते हैं इसके द्वारा क्या हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद करजियान इसकी शुरुआत की, जो कि मोहम्मद गुलाम अहमद करजियान थे, इनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ब्रह्म समाज के समान सर्वव्यापी सर्वसंभव के सिद्धांत को अपनाना था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात की गई। अहमदिया आंदोलन में यह इस चीज़ पर फोकस किया गया कि जिस प्रकार ब्रह्म समाज कार्य कर रहा है, ब्रह्म समाज के द्वारा अपने पुराने ग्रंथों वेदों को उठाकर उनकी बातों को संकलित करके समाज को एक आधुनिक दृष्टि से आधार प्रदान करना था। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सिद्धांत निकल कर आए, इन सिद्धांत को हम समझ लेते हैं। सर्वव्यापी यानी समाज का जो भी वर्ग है वह सभी लोगों के लिए वह बातें मानी जाए और सभी लोगों में वह बातों को फॉलो किया जाए और सबको एक साथ लेकर चला जाए। जिस प्रकार आज के समय में सबके साथ सबके विकास की बात होती है, इसी प्रकार की बात इस समय पर की गई। सर्वसंभव यानी सभी लोगों के लिए संभव हो सके, इस प्रकार के सिद्धांतों का पालन जो कि ब्रह्म समाज में किया जा रहा था, उसी प्रकार के कार्यों को अहमदिया आंदोलन द्वारा किया गया। तथा आर्य समाज जैसे आंदोलन, गोरक्षणी सभा आदि से मुस्लिम समाज की रक्षा करना था। अब एक बात और निकल कर आती है, गोरक्षणी सभा। यहाँ पर क्या होता है, जो अभी वर्तमान में जैसी मॉब लिंचिंग जैसी स्थितियाँ हैं, यह स्थितियाँ पहले से ही चली आ रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि आर्य समाज में इस प्रकार की जो बातें इस समय पर निकल कर आती थी कि गोरक्षा के नाम पर जो कि विरोध होते थे, उन विरोधों को दबाने के लिए भी या उन विरोधों से बचने के लिए भी मुस्लिम समाज में इस प्रकार के कार्य किए गए। आइए देखते हैं और आगे अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन को हम समझ चुके हैं, इसमें शिक्षा पर फोकस किया गया और भी इसकी बातें देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खान हुआ करते थे। इन्होंने इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए मुसलमानों को न सिर्फ शिक्षित होने वरन पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित होने पर बल दिया। इनके द्वारा जो कार्य किए गए, जो हम जनक को याद रख सकते हैं कि यह अलीगढ़ आंदोलन के जो जनक हुआ करते थे, प्रणेता हुआ करते थे, वह थे सर सैयद अहमद खान। इनके द्वारा इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, जो कि मुसलमानों में व्याप्त थी, उनको दूर करने के लिए न केवल शिक्षा पर ध्यान दिया गया और इनके द्वारा जो भी शिक्षा से संबंधित कार्य किए गए, स्कूलों की स्थापना की गई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाने वाला जो विश्वविद्यालय आज मौजूद है, वह इन्हीं की देन है और इन्हीं के प्रयासों से यह आज यहाँ पर है। हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक उर्दू शिक्षा पर ध्यान दिया। उसके अलावा शिक्षा के लिए जो पाश्चात्य शिक्षा चली आ रही थी, वर्तमान की शिक्षा चली आ रही थी, औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश यहाँ पर आ रहे थे, शिक्षित होने के कारण यह समझ चुके थे कि जो कि अंग्रेजी भाषा है एवं इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का ज्ञान हमारे लिए होना आवश्यक है। टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता है और वैज्ञानिक दृष्टि से सब लोगों को शिक्षित होने की आवश्यकता है कि समाज के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इस प्रकार इन्होंने दोनों प्रकार से
मुस्लिम समुदाय को सुधारने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि मात्र बच्चों के लिए जो इनकी जो शिक्षा की नीतियाँ हुआ करती थी, बच्चों को मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। आज भी कई देश ऐसे हैं जो केवल धार्मिक शिक्षा की बुनियाद पर टिके हुए हैं, उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है एवं शरीयत जैसे लॉ को पालन कर लॉ जो का अधिनियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका पालन करके वह एक रूढ़िवादी सोच में बंधे हुए हैं और समाज से कटे रहते हैं। इसी प्रकार की भावना में भारत के देश के जो मुस्लिम समुदाय है वह ना दबे, इसके लिए सर सैयद अहमद द्वारा यह प्रयास किए गए। एक तो उनको शिक्षित किया गया और दूसरी बात यह थी कि जो शिक्षा थी वह आधुनिक शिक्षा के बारे में इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हों और अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में तत्पर हों, इस प्रकार के कार्य। यहाँ हम समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षाएं दी गईं और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, जो कि अलीगढ़ आंदोलन था। देशबंधु आंदोलन, देवबंधु आंदोलन मुख्यतः मुस्लिम शिक्षा एवं धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने के पक्ष में एक आंदोलन था। देवबंधु आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम शिक्षा एवं धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास किया गया ताकि यह अपनी कल्चर को ना भूलें और इसके लिए इसमें कुरान के ही मूल आधार स्वीकार किया है। जो कुरान होता है, कुरान की बातों के लिए मूल आधार स्वीकार करते हुए देवबंधु आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो भी इनकी धार्मिक नीतियां हैं, जो कि आधुनिक काल चल रहा है, आधुनिक समय आ रहा है, पाश्चात्य जो शिक्षा आ रही है, इसके साथ जो कि धार्मिक शिक्षा है उसका भी उसके विषय पर भी चर्चा होती रहे या उसको भी आधार प्रदान किया जा सके। यह आंदोलन हम देख सकते हैं कि देवबंधु आंदोलन उनके जो मुस्लिम कल्चर को बचाने के लिए एक प्रयास था तथा धर्म में हस्तक्षेप को विरोध किया। तथा हम देख सकते हैं कि धर्म में व्याप्त जो हस्तक्षेप के लिए जो हस्तक्षेप हो रहे थे, जो विरोध हो रहे थे, उन विरोधों को भी दूर करने का प्रयास देवबंधु आंदोलन में किया गया। फारसी आंदोलन के बारे में हम समझ सकते हैं कि यह 1851 ईस्वी में रहनुमाई माजदाइन सभा द्वारा यह प्रारंभ हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं कि फारसी आंदोलन, समय याद रखिए 1851 ईस्वी, रहनुमाई माजदाइन सभा, दादा भाई नौरोजी, करदुन, GRK कामा, SS बंगाली आदि के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1851 ईस्वी में रहनुमाई माजदाइन इस्नाय सभा का गठन किया गया। इसमें आप इन व्यक्तियों को याद रखिए, दादा भाई नौरोजी, करदुन, GR कामा, SS बंगाली इत्यादि के प्रयासों द्वारा 1851 में रहनुमाई माजदाइन इस्नाय सभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था फारसियों की सामाजिक स्थितियों को सुधारना एवं फारसियों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना तथा फारसियों को अपने धर्म के प्रति अग्रसर करना। यह फारसी आंदोलन था, इसमें फारसियों के जो धर्म है उनको बचाने के लिए प्रयास किया गया। इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक सभा को आप याद रख सकते हैं कि रहनुमाई माजदाइन सभा का गठन उनके द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था फारसियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। सामाजिक स्थिति से आप तात्पर्य समझ सकते हैं कि एक शब्द आपने सुना होगा कि समाज सुधार या सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में हमारे देश में FCI वगैरह आता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है। इसके माध्यम से लोगों को भोजन प्राप्त कराया जाता है और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विधवा विवाह और जो कि वृद्धा पेंशन जैसी स्कीमें चलाई जाती हैं ताकि सामाजिक सुधार किए जा सके। यहाँ हम सामाजिक स्थितियों की बात कर रहे हैं। सामाजिक स्थितियों में हम समझ सकते हैं कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति होती थी, जो लोगों की स्थिति होती थी, उनके वर्गों को जिस प्रकार बांटा हुआ था, उनको उनके अंदर जो जिस प्रकार की कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के जिस प्रकार के जो प्रयास थे वो इनके द्वारा किए गए। फारसी धर्म में भी यह कुरीतियाँ व्याप्त थीं। अतः जो रहनुमाई माजदाइन सभा का जो उद्देश्य था वह फारसियों के बिगड़ रहे जो स्थिति थी, जो भी समाज सुधार के कार्य थे, इनके लिए यह प्रारंभ किया गया। यहाँ इनके द्वारा जो सामाजिक स्थितियों को सुधारा गया, फारसी धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया गया तथा फारसियों ने अपने धर्म के प्रति अग्रसर कराने का भी प्रयास इनके द्वारा किया गया। इस संस्था ने रास्ता गोफ्तार यानी रास्ता गुप्तार, इसका मतलब होता है सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। जो भी बातें सत्य हैं वह
पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक फैलाने के लिए, जो कि गोपतार या सत्यवादी नामक कविता का जो कि पत्रिका है उसका प्रकाशन किया गया। फारसी समाज में सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति फैलाने के लिए प्रथम प्रयास मुंबई में प्रकाशित बम्बई समाचार पत्र के माध्यम से किया गया। इनका जो कार्य था वह फारसी, जो कि हम देख सकते हैं कि यो प्रिंटिंग प्रेस में कार्य किया करते थे और समाचार पत्रों की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने अपने जो समाज सुधार का माध्यम समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को बनाया। यह हम देख सकते हैं कि रास्ता गुफ्तार नामक पत्रिका, जो कि प्रश्न पूछ लिया जा सकता है यदि आप याद रख सकते हैं कि जो फारसी आंदोलन है से संबंधित पत्रिका है वह है रास्ता गुफ्तार। और आगे हम देख सकते हैं फारसी समाज में सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति फैलाने के लिए मुंबई में प्रकाशित मुंबई समाचार पत्र, जो कि फारसियों के द्वारा शुरू किया गया था। और आगे देख सकते हैं कि फारसी समुदाय ने स्त्रियों के कल्याण के लिए कई कार्य किए। हमने देखा कि समाज सुधार के जो कार्य हैं उसमें स्त्रियों के जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए इनके द्वारा कार्य किए गए। पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। और प्रमुख चीज़ हम याद यहाँ पर रख सकते हैं कि विवाह की आयु में वृद्धि की गई। विवाह की आयु पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। अतः विवाह की आयु में वृद्धि की शुरुआत कहाँ से की गई, कौन से आंदोलन इससे संबंधित थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। आपको इससे इंटरकनेक्ट होकर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखिए कि विवाह की आयु में वृद्धि की गई, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। कहाँ पर? फारसी आंदोलन में। अब आपके प्रश्न हो गए कि जो भी हिंदू धर्म है इसी में कुरीतियाँ थी, लेकिन जो कि इसका एक जवाब है कि हाँ, कुरीतियाँ सभी धर्मों में थी, अकेले हिंदू धर्म में ही कुरीतियाँ नहीं थी। जब हम देखते हैं कि किसी भी समाज को एक लंबा समय हो जाता है और उसमें कुछ वंशानुगत स्थिति में कुछ समस्याएं आती हैं और इसके अलावा राजशाही एवं राजनीतिक कारणों से कुछ स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अतः जो समाज में रूढ़िवादिता के प्रभाव को फैलाती हैं। हम देख सकते हैं कि सिख धर्म में भी आंदोलन चलाए गए, जो कि समाज सुधार के लिए, सिख समाज में सुधार के लिए चलाए गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत सिख समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा दूसरे धर्मों के प्रवाह को दूर कर सिख समाज को पुनः स्थापित करना था। अरे, तो हम देख सकते हैं पुनर्जागरण का मतलब क्या है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पहले स्थिति थी उसको, जो पहले स्थिति थी जो अच्छे रूप से चल रही थी और वर्तमान में जो स्थिति है वह बिगड़ चुकी है। अतः जो कि वर्तमान समय में पुरानी स्थिति जो कि सही रूप से चल रही थी उसको लाने के लिए पुनर्जागरण काल शुरू हुआ। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सिख धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ आ चुकी थी तथा दूसरे धर्मों के प्रभाव के कारण समाज में जो भी अव्यवस्थाएं फैल चुकी थी उनको सुधारने के लिए क्या लाया गया, सिख समाज में सिख आंदोलन लाए गए। इसमें दो आंदोलन प्रमुख हैं, दोनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। निरंकारी आंदोलन, और जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन में इस प्रकार भी आ सकते हैं कि निरंकारी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है। चूँकि आपको पता है कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में कुरीतियाँ व्याप्त थी, इनके द्वारा सुधार किए गए, तो आपका ध्यान सिख धर्म की ओर जाएगा नहीं, जबकि यह आंसर होगा कि सिख धर्म के द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार आप याद रखिए कि कौन सा जो आंदोलन है किस धर्म के द्वारा चलाया गया। निरंकारी आंदोलन में आपको याद रखना है कि निरंकारी आंदोलन का प्रारंभ दयाल सिंह साहब ने किया। इस आंदोलन के अंतर्गत सिख धर्म में व्याप्त रीति रिवाजों को दूर कर, कुरीतियों को समाप्त कर पुनः सिख धर्म को स्थापित करना था, जो कि मैं बता ही चुका हूँ। सिंह सभा, जो कि दूसरा एक प्रयास था जो कि समाज सुधार के लिए किया गया। सिंह सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिखों को पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित कराना था। आप ज़्यादातर देख सकते हैं कि किसी भी धर्म में धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती हैं, उसी चीज़ पर फोकस किया जाता है। चूँकि किसी भी प्रकार की इस समय पर शिक्षा नीति नहीं आई थी, अतः जो स्टडी का जो काम है वह एक तो धार्मिक रूप से किया जा रहा था और दूसरा औपनिवेशिक काल में जो भी संस्थान स्थापित किए गए थे उनके द्वारा किया जा रहा था। तो इनके द्वारा जो प्रयास किए गए, सिंह सभा की जो स्थापना की गई, इसका उद्देश्य सिखों में पाश्चात्य शिक्षा, यानी जो वर्तमान के लिए जरूरी है पाश्चात्य शिक्षा, जो कि यूरोपीय काल का मिश्रित होकर जो भारत में शिक्षा प्रदान कराई जा रही है, उस शिक्षा से लोगों को जो कि सिख धर्म के लोगों को या बच्चों के लिए शिक्षित कराना था।
इसके माध्यम से इन्होंने सरकारी नौकरी आदि में सक्रिय भागीदारी प्रदान कराना था तथा यह शिक्षित होंगे तभी एग्जाम्स को क्रैक्स करेंगे। जो भी यहाँ पर पेपर जो कि सिविल सर्विस की परीक्षाएं थी एवं अन्य परीक्षाएं यहाँ पर प्रारंभ कराई जा रही थी, उनमें बच्चों को शिक्षित करके उनको उसमें नौकरियों में पहुंचाना था। आगे देखते हैं। दास प्रथा का अंत। सामाजिक सुधार में जो भी कार्य हुए उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दास प्रथा का अंत। प्राचीन काल से ही भारत में दासता विद्यमान थी तथा औपनिवेशिक शासन में दासों का व्यापार किया जाता था। दास प्रथा के बारे में हम समझ ही चुके हैं कि पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके द्वारा दास खरीदे जाते हैं एवं दासों को खरीदने की प्रथा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, परंतु औपनिवेशिक काल में यह परिभाषा बदल जाती है। चूँकि इस समय पर जो दास हुआ करते थे उनको एक प्रॉपर सम्मान दिया जाता था। हम देखते हैं कि कई दासों के लिए पदवियाँ भी दी गईं और यहाँ पर स्थिति जो इस प्रकार बदल चुकी थी कि औपनिवेशिक काल में दासों को एक दास के लिए फैक्ट्रियों में कार्य कराने के लिए, कोयला का खनन करने के लिए, इस प्रकार के कार्य यहाँ पर प्रारंभ, चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था जो कि औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति में उद्योगों में श्रम की आवश्यकता होती थी। मशीनें डेवलप तो थी लेकिन उतनी डेवलप नहीं थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो शब्द अभी निकल कर आया कि इस प्रकार के कार्य किए जा सकें। कुछ ऐसे जो कठिन कार्य थे उनके लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे कोयले का खनन करना है, लकड़ियों वगैरह का काम है और रेलवे के भारी भरकम सामानों को तैयार करना है। इस प्रकार के कार्यों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। अतः इस प्रकार की आवश्यकता के लिए और जो कि लोग होते थे, जो कि ट्राइबल लोग होते थे, उनको भरकर ले जाया जाता था और उनसे मजदूरी कराई जाती थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दास प्रथा का अंत किस प्रकार होता है। प्राचीन काल से ही भारत में दासता विद्यमान थी तथा औपनिवेशिक शासन काल में दासों का व्यापार किया जाने लगा, यानी किसी क्षेत्र से कुछ लोगों को पकड़ लिया जो कि अशिक्षित हुआ करते थे और ट्राइबल्स लोगों को पकड़कर इनका व्यापार किया जाता था। परंतु कालांतर में व्यापार के विरुद्ध किए जाने के परिणाम स्वरूप 1789 में दास निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि अफ्रीका में भी इसके लिए प्रयास किए गए और काफ़ी लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किए गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1789 में दास निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1833 का समय होता है जब दासों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पहले जो दासों का निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया कि यहाँ से किसी भी प्रकार के दास को बाहर नहीं भेजा जाएगा और 1833 में हम देख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तक के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में हुआ और विलियम बेंटिक सिलीमैन के प्रयासों से यह अंत कर दिया गया। हम देख सकते हैं कि इसको आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है। ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा, किसके प्रयासों से किया गया? तो यहाँ पर जो गवर्नर थे विलियम बेंटिक के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए गए। विलियम सिलीमैन के प्रयासों से इसका अंत कर दिया गया। नरबली प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखिए। यह प्रथा गौड़ जनजाति में विद्यमान थी। यह सीधे सीधे नरों की बलि दिया करते थे, लोगों को बलि चढ़ा देते थे धार्मिक मान्यताओं के चलते। लॉर्ड हार्डिंग नामक जो हमारे यहाँ जो गवर्नर आए, लॉर्ड हार्डिंग के समय, जो कि इनके द्वारा प्रथम प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसका अंत कर दिया गया, यानी इसको एक संवैधानिक जामा पहनाकर किस प्रकार के कार्यों के लिए अपराध घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही आज का व्याख्यान खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह छोटे छोटे से प्रयास समझ आ रहे होंगे। यदि आपको यह प्रयास समझ आते हैं तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जो कि इन चीज़ों की आवश्यकता रखते हैं और पढ़ते रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।